नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत श्री हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का सरलार्थ और उसका प्रश्न अभ्यास। तो देखते हैं, पहले जीवनी पढ़ने का प्रयास करते हैं। हरिशंकर प्रसाद का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से MA करने के बाद कुछ दिनों तक आपने अध्यापन कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से आपने वसुधा नामक पत्रिका निकाली। प्रिय छात्रों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी उनके विषय में मुख्य मुख्य बातें आती हैं उनको अंडरलाइन करते हुए समझते हुए जाना चाहिए, क्योंकि ये वन वर्ड प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं। तो कौन सी पत्रिका निकाली? वसुधा, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में, रचनाओं में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। प्रिय छात्रों, व्यंग एक ऐसी विधा है जहाँ पर व्यंगकार अपने सूक्ष्म व्यंगों से दूसरों पर एक तरह से कटाक्ष करता है और सामने वाले का एक तरह से मजाक उड़ाता है। आज भी इस व्यंग विधा के बहुत सारे मूर्धन्य कवि हमारे काव्य मंचों पर दिखाई देते हैं, जिनमें श्री तेजनारायण शर्मा वेचन जी का नाम प्रमुख रूप से मैं ले सकता हूं। तो आगे बढ़ें। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की भाषा के कवि हैं। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब यहाँ इस व्यंग लेख निबंध के विषय में हम पढ़ेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अब इस व्यंग के मुख्य जो आपका व्यंग निबंध है, इसके मुख्य अंशों को सार रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग निबंध का सार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और मैं आशा करूंगा कि आपको वह समझ में भी आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस व्यंग निबंध में प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व दिखाया गया है कि प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व कैसा है। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी दोनों का फोटो देख रहा है। इसमें प्रेमचंद ने कुर्ता, धोती और मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है। चिकनी कनपटी पर गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। घनी मूछों के कारण चेहरा भरा भरा सा लगता है। पैरों में बेढंगेपन से बंधे हुए जूते हैं। दोनों जूतों में बाएं पैर के जूते में एक बड़े से छेद में से
अंगुली बाहर निकली हुई है, वे फोटो में भी वैसे ही हैं जैसे वे वास्तव में हैं। फोटो में भी कोई बनावटीपन उनके दिखाई नहीं देता है। अब आगे बढ़ते हैं कि लेखक की नज़र, लेखक की दृष्टि कहाँ अटक जाती है। लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के फटे जूतों में अटक गई। वह सोचता है कि फोटो में प्रेमचंद जी को फटे जूते पहनते समय तनिक भी लज्जा, संकोच अथवा झेप नहीं हुई। लेखक कहता है कि प्रेमचंद के फोटो के चेहरे और वास्तविक जीवन के चेहरे में कोई अंतर नहीं है, यानी जैसा वो फोटो में है वैसे ही वास्तविक जीवन में भी हैं। फोटो में भी उनके चेहरे में बेपरवाही और विश्वास भरा हुआ है। बेपरवाही, लापरवाही। फोटोग्राफर के कहने पर बड़ी कठिनाई से मुस्कान लाने का उन्होंने प्रयास किया होगा। जब फोटोग्राफर ने उनसे कहा होगा स्माइल प्लीज, तो पता नहीं कहाँ से अंदर से गहराई से वो मुस्कुराए होंगे। बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई होगी। फिर भी चेहरे पर विचित्र और अधूरी मुस्कान, इस मुस्कान में भी उपहास और व्यंग्य है। दूसरे शब्दों में प्रेमचंद का जीवन बड़ी कठिनाई के दौर से गुजरा था, फिर भी वे हंसते थे। यानी जीवन के विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी एक कथाकार, एक लेखक समाज की विडंबनाओं पर हंसता था, या कह सकते हैं अपनी अवस्था पर बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं करता था। आगे लेखक कहता है कि किस तरह से लोग क्या क्या मांग करके अपना काम चलाते हैं। एक मांगने की आदत पर उन्होंने व्यंग किया है। प्रेमचंद संकोची स्वभाव के थे और फोटो का महत्व नहीं जानते थे, अन्यथा फोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से मांग लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई, यानी वर जब लड़का दिखाई होती है तो उसकी दिखाई तक करते हैं। मोटर मांगकर बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं, अर्थात उधार में किसी की बीवी को साथ बैठाकर भी फोटो खिंचाने में संकोच नहीं करते हैं। लेकिन प्रेमचंद अपने संकोची स्वभाव के कारण जूते तक नहीं मांग सके। लेखक लोगों की प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है उस पर व्यंग करते हुए कहता है कि लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं। इत्र लगाकर फोटो खिंचाना यानी अपना दिखावा, भरपूर दिखावा करते हुए भी फोटो खिंचाते हैं ताकि उनके कैरेक्टर में, उनके जीवन में खुशबू आ सके, उसके फोटो में खुशबू आ सके। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। आगे जूते का महत्व बताते हुए कहते हैं, टोपी की अपेक्षा जूता सदा कीमती रहा है। अब तो जूते का मूल्य और बढ़ गया है। एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। जूता अर्थात यहाँ पर धन और कह सकते हैं बढ़प्पन या बड़े लोगों का प्रतीक हो गया, और टोपी मान सम्मान का प्रतीक हो गई। प्रेमचंद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि कहलाते हैं, लेकिन उनकी इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि जूता खरीद सकें। यह कितनी बड़ी विडंबना थी। आगे पर्दे के महत्व को बताते हुए लेखक व्यंग करते हैं। लेखक कहता है कि मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है, परंतु नीचे से उसका तला फटा हुआ है, अंगुली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। प्रेमचंद पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लोग आडंबर के आवरण से वास्तविकता को ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी की यथार्थता को छिपाना नहीं चाहता है। व्यंग मुस्कान पर आगे लेखक कहते हैं, लेखक प्रेमचंद के चेहरे की व्यंग मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाता कि यह मुस्कान गोदान की होरी की है। यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद की कहानियों से कुछ पात्रों को उठाया है और उनके अनुसार यहाँ पर लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि लोगों की क्या क्या विडंबनाएं, किस तरह की व्यथाएं, किस तरह की वेदनाओं को उस समय पर प्रेमचंद ने लिखा था। वो कहते हैं कि यह मुस्कान गोदान के होरी की है, जो कि एक पात्र है, अथवा पूस की रात में हल्कू
अथवा कफन के माधो की है, परंतु प्रेमचंद यहाँ पर हल्कू और होरी उसके साथ माधो, ये 3 कैरेक्टर यहाँ व्यंगकार परसाई जी ने उनकी कहानियों से उठाए हैं। परंतु प्रेमचंद के चेहरे की यह व्यंग मुस्कान लेखक की हिम्मत को क्षीण कर देती है। आगे लेखक जूता फटने का कारण बताता है। लेखक अनुमान लगाता है कि प्रेमचंद का जूता किसी सख्त और सदियों से जमी चीज को ठोकर मारने के कारण फटा होगा। प्रेमचंद सदियों से समाज में प्रचलित सामाजिक धार्मिक बुराइयों पर ठोकर मारने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं ठोकरों के चलते प्रेमचंद का जूता फट गया होगा। आगे प्रेमचंद की कमजोरी को बताते हुए लेखक कहते हैं, प्रेमचंद का व्यक्तित्व ऐसा था कि किसी बुराई से समझौता करके अथवा उसे दृष्टि ओझल कर बगल से नहीं निकल सकते थे। उनके फटे जूते से निकली अंगुली उन घृणित चीज़ों की ओर संकेत कर रही है जिन्हें ठोकर मारते मारते जूता फट गया है। अर्थात लेखक यहाँ कहना ये चाहता है कि जो समाज की बुराइयां हैं, प्रेमचंद ने सदैव उनको इंगित किया, उनको एक तरह से ठोकर लगाई या उनको आगे समाज के सामने आईना दिखाने का कार्य किया। लेखक कहता है, प्रेमचंद उन सब लोगों पर हंस रहे हैं जो बुराइयों से बचकर निकल जाते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग अंगुली ढकने के चक्कर में तलवे का नाश कर रहे हैं, यानी अंगुली तो बच जाती है लेकिन उनका तलवा नष्ट हो जाता है। यानी समाज छोटी छोटी बुराइयां जो समाज के वर्ग हैं वे बुराइयों को ढक लेते हैं और अपना ही अहित करते हैं। वे जब तलवा नष्ट हो जाता है तो समाज के लोग यह नहीं सोचते हैं कि वे चलेंगे कैसे। लेखक अंत में कहता है कि वह प्रेमचंद के फटे जूते की बात समझता है, अंगुली का संकेत समझता है, चेहरे की व्यंग मुस्कान को भी समझता है। तो यह यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का निबंध का व्यंग निबंध का सार हुआ। तो आगे चलते हैं इस पाठ का अभ्यास करने के लिए। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं पाठ के इस निबंध व्यंग निबंध के अभ्यास की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम अभ्यास की बात करते हैं तो अभ्यास में पहला प्रश्न इस तरह से है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो अभी हमने चैप्टर को सार रूप में समझा, तो इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1, सरल या सादगी भरा जीवन। प्रेमचंद का व्यक्तित्व सरलता और सादगी से भरपूर था। वे सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनते थे और पैरों में कैनवस के जूते पहनते थे। दूसरा इसमें पॉइंट हो सकता है साधारण व्यक्तित्व। प्रेमचंद की कनफ पट्टी चिपकी हुई थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, वे घनी मूछें रखते थे जिससे उनका चेहरा भरा भरा सा प्रतीत होता था। अगला पॉइंट है दिखावे से दूर रहने वाले। प्रेमचंद जी प्रदर्शन से दूर रहते थे, यही कारण है कि उनके जूते अव्यवस्थित ढंग से बंधे हुए थे। इतना ही नहीं, उनके फीतों की लोहे की पतरी जूते बांधने का जो लोहे का छल्ला होता है वह निकली हुई थी और बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया था जिससे अंगुली बाहर निकली हुई थी। और इसमें आगे हम देखें आर्थिक अभावों से ग्रस्त। प्रेमचंद जी जीवन भर आर्थिक अभावों से ग्रस्त रहे, इसलिए पत्नी के साथ फोटो खिंचवाने के समय वही सामान्य वस्त्र और फटा जूता पहने हुए थे। उनमें फोटो खिंचवाने के लिए भी अच्छा जूता खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी। उनके पास अलग अलग अवसरों के लिए अलग अलग पोशाकें
नहीं थी। अगला पॉइंट इसमें हो सकता है बेपरवाही और विश्वासी। प्रेमचंद रहन सहन के संबंध में भी बहुत बड़े बेपरवाह लापरवाह थे। फटे जूते पहनने पर भी उनके मन में जरा भी संकोच व लज्जा नहीं थी। उनके चेहरे पर बेपरवाही और आत्मविश्वास था। इसके बाद कष्टपूर्ण जीवन उनका रहा, तो उसके ये भी एक पॉइंट हो सकता है। प्रेमचंद ने बचपन से लेकर जीवन के अंत तक अनेक कष्टों को सहन किया। उनका जीवन दुखों से भरपूर था। फोटो खिंचवाते समय भी उनके मुख पर मुस्कान नहीं थी। बड़े प्रयास से मुख पर व्यंग भरी अधूरी मुस्कान आई। और इसमें अगला पॉइंट हो सकता है कुप्रथाओं और रूढ़ियों के विरोधी। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे समाज में प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं और रूढ़ियों के घोर विरोधी थे। वे समाज को सभी प्रकार की कुरीतियों, पाखंडों से, भ्रष्टाचार से, ऊंच नीच से, बाल विवाह, छुआछूत आदि से मुक्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने किसी से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। वे लगातार उन पर अपनी लेखनी से प्रहार करते रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने ठीक का निशान लगाएं। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, उनमें जो सही है उसको सही हम निशान लगाएंगे। तो पहली पंक्ति है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। दूसरा है, लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। अगला पॉइंट है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। और उससे अगला पॉइंट है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इन सभी पंक्तियों में सही पंक्ति जो है वो दूसरी पंक्ति है, लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाती है। तो ये पंक्ति यहाँ पर सही है, बाकी अशुद्ध है। तो तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को यानी छिपे हुए व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यह निबंध व्यंग्यात्मक निबंध है, पूरा निबंध ही व्यंग से भरा हुआ है। तो इसमें ये पंक्ति विशेष रूप से व्यंग विशेष रूप से इन पंक्तियों में आया है। तो पहली पंक्ति है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां नछावर होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सम्मान और आदर का प्रतीक है टोपी, और जूता जो है ताकत का प्रतीक है या धन ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो इसका हम निहित व्यंग्य इसमें देखेंगे। सम्मान, आदर, इज्जत की प्रतीक टोपी की कीमत कम और अपराध, अपमान, उपेक्षा और ताकत के प्रतीक जूते की कीमत सदा से अधिक रही है। चापलूसी, बेहयाई जैसे अपमानित कार्य करने वालों के समक्ष सम्माननीय आदरणीय व्यक्तित्वों का कोई महत्व नहीं रहा है। चांदी के जूते की मार के सामने अनेक टोपियां झुक जाती हैं। यानी जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, यस्यास्ति वित्तम सरारा कुलीन, तो जिस मनुष्य के पास धन है वही कुल वाला, अच्छे मान सम्मान, अच्छा वक्ता, सब कुछ माना जाता है। तो ये यहाँ भी सिद्ध होता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इसको हम देखें, तुम पर्दे पर का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसमें व्यंग्य है, आजकल सभी लोग अनैतिक अनुचित कार्य पर्दे में रहकर कर रहे होते हैं या करते हैं। वर्तमान में लोग भ्रष्टाचार, लूट, खसोट, शोषण, बेईमानी आदि सभी कार्य छिपकर कर रहे हैं। लोग अपनी वास्तविकता को प्रकट नहीं करते, किंतु प्रेमचंद पर्दे के महत्व को नहीं समझते थे। वे सभी कार्य प्रत्यक्ष करते थे। उन्हें लोगों से किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं था। वे बिल्कुल भी कोई भी छिप कर के कार्य नहीं करते थे। तो अगला है इसमें, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं
पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तो इसमें व्यंग्य है। लेखक कहता है कि प्रेमचंद समाज में जिस कार्य को घृणा योग्य समझते हैं उसकी ओर हाथ से संकेत करने की अपेक्षा पांव की अंगुली से संकेत करते हैं। अर्थात प्रेमचंद रूढ़िवादियों की ओर संकेत करते हैं। वे लातों से नहीं मानेंगे। हाथ का संकेत निर्बलता का प्रतीक है, द्योतक है। हाथ के संकेत से बात में वह वजन नहीं आता जो पैर की अंगुली के संकेत से आता है। पैर की अंगुली से संकेत करना घृणा को दर्शाता है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न हम देखें। पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। तो इसका उत्तर इस तरह देखें। प्रेमचंद की पोशाक के विषय में या संदर्भ में लेखक के विचार बदलने की कई वजह हो सकती हैं। हमारे विचार से लेखक ने सोचा होगा कि प्रेमचंद सादगी में विश्वास रखते हैं, उनमें प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं, आदत नहीं है। अतः फोटो खिंचवाते समय भी उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। दूसरे, लेखक को उनकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान रहा है। उनमें विभिन्न अवसरों के लिए अलग अलग पोशाकें खरीदने की सामर्थ्य नहीं रही होगी। अगली बात, प्रेमचंद फोटो खिंचाने को महत्व नहीं देते होंगे, इसलिए उन्होंने साधारण पोशाक पहने ही फोटो खिंचवा ली होगी। तो प्रश्न नंबर 5 देखें। प्रश्न नंबर 5 है, आपने व्यंग्य लेख पढ़ा। आपने यह व्यंग्य लेख पढ़ा, आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं पूरा ही जो पाठ है वो व्यंग्य निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं जो हमें निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं, आकर्षित करती हैं। इस व्यंग्य को पढ़कर, इसका उत्तर इस तरह देखें कि इस व्यंग्य को पढ़कर हमें लेखक की कई बातें आकर्षित करती हैं। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर हिंदी के महान साहित्यकार कथाकार प्रेमचंद का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखक ने स्वयं को भी व्यंग्य के दायरे में खींचा है। वह स्वयं पर भी व्यंग्य करने से नहीं चूकते हैं। उसने इस व्यंग्य में समाज, धर्म आदि के क्षेत्रों में प्रचलित कुप्रथाओं, रूढ़ियों आदि की ओर भी संकेत किया है। लेखक ने इस व्यंग्य में कोरे हास्य की अपेक्षा आदर्श व्यंग्य को अपनाया है। उनका व्यंग्य लोगों में परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करता है। व्यंग्य में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण इसकी मारक क्षमता अत्यधिक है। भाषा में तत्सम, तद्भव, उर्दू, अंग्रेजी की प्रचलित शब्दावली भी सहज ही समाहित है। यानी उन्होंने अपने व्यंग्य लेख में तत्सम, तद्भव, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों को भी ग्रहण लिया है। अब इस पाठ का छठा प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस तरह देखें। लेखक ने टीले शब्द का प्रयोग समाज और धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, पुरोहितों, मौलवियों, जमींदारों, पूंजीपतियों तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, बाल विवाह, अमीर गरीब, विधवा विवाह, अनमेल विवाह आदि सदियों से चले आ रहे संदर्भों यानी रुकावटों को इंगित करने के लिए किया है। प्रेमचंद इन सामाजिक कुप्रथाओं तथा रूढ़ियों का अपने लेखन से विरोध करते रहे हैं। उनकी जितनी भी कहानियाँ, निबंध हम पढ़ते हैं उन सभी में इसी तरह का विरोध, व्यवस्था से टकराहट दिखाई देती है। अब रचना और अभिव्यक्ति के एक दो प्रश्न हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर बनाकर
परसाई जी ने व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। तो ये ऐसा प्रश्न है, इसका उत्तर छात्र स्वयं भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आगे आ रहा है आपकी दृष्टि में, 8वां प्रश्न, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। ये एक बहुत ही चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस तरह से हम लिख सकते हैं, हमारी दृष्टि में आज के उपभोक्तावादी युग में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच बहुत अधिक परिवर्तित हुई है। लोग फैशन के इस युग में बड़ी सावधानी से वेशभूषा का चयन करते हैं। अब धोती कुर्ते का स्थान पैंट शर्ट ने ले लिया है। पैंट के स्थान पर जीन्स का प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा है। लोग अवसर के अनुसार वस्त्रों का चयन करने लगे हैं। फोटो खिंचवाने तक के लिए अलग से वस्त्र पहनते हैं। शादी विवाह के अवसर पर तथा पार्टियों आदि में तड़क भड़क वाले तथा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले वस्त्र धारण करते हैं। नए नए फैशन के वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्रों में के रंगों में भी विविधता दिखाई देती है। उनकी बनावट तथा फिटिंग आदि के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो गई है। फैशन की दुनिया में निरंतर हो रही प्रगति ने लोगों को अपनी आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया है। लोग अपने को आकर्षक और सुंदर दिखाने के लिए वस्त्र धारण करते हैं, न कि शरीर को ढकने के लिए। तो प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ ये सभी पाठ का सार और इसके सभी प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने ज्ञान में निरंतर इसी तरह से वृद्धि करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।